अब है महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु जी को। और किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो कालाशोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस पूर्व की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम के। किस प्रकार का मृत भांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीनतम नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। और ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अक्रमीज या जेंडमीज कहा गया है? तो घनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा। और प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? टेनियस दारे बाहुवन। हाइडेस्पीस या वितस्ता आधुनिक नाम। झेलम का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ? तो सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। और सुमेलित कीजिए। तो जो हमारा मगध है, तो ये मगध कहाँ था? पटना और गया जिले में। ठीक है, और वत्स इलाहाबाद, और कौशल अवध में, और अवंती कहाँ था? तो ये था मालवा में। कहाँ था ये? मालवा में था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये थी गिरिव्रज या राजगृह। और किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। और मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व। सिकंदर की भारत में सफलता के क्या क्या कारण थे? तो कारण थे भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। ये चारों के चारों ही सही है। ठीक है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। कहाँ पे? तो ये कलिंग में। कहाँ पर? कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डेरियस। क्या थे? उनका नाम क्या था? डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जी संघ वैशाली। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रसम रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो अजातशत्रु। ठीक है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद। भारत के सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में जाके हमारे यहाँ क्या हुआ? सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, अच्छा, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व। फिर है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा? तो अवंती। ठीक है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो अजातशत्रु। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो इसमें दिए हुए हैं ऑप्शंस। क्या? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इनकी स्थापना वहदत्त ने की थी, ये भी रॉन्ग है। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षत्रांतक क्षत्रियों को अंत करने वाला एवं विकराट की
उपाधि धारण की, ये भी गलत है। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, तो ये सभी भी गलत है। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कौन सही नहीं है? तो इसमें सभी सही हैं, ठीक है, सभी सही है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो नंद का। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो मगध। मगध के बारे में तो सभी लोग हम लोग जानते ही हैं। अच्छा, और उसके बाद देखिए कि कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है, इनमें कौन कौन से कारण हैं, ठीक है। तो ये सभी कारण हैं, उनका उल्लेख मैं आपसे कर देती हूँ आप सबके समक्ष। तो खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। अच्छा, कौन सा मतलब जो है एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये गलत है। बाकी जो सही कारण है वो मैं आपको बताती हूँ कि सही प्रभाव क्या था सिकंदर के आक्रमण का। इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क जो है स्थापित करवाया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। अच्छा, किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में। और किसे सेना नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो बिंबिसार। किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मनंद। और डेरियस दारे बाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रिय प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट का। अब है सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन नहीं था? हेरोडोट्स, बाकी नियाकर्स, एरिस्टोबुलस और एनासिक्रिटिस, ये सब आए थे सिकंदर महान के साथ। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठिन। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम दिया जाता था? झेलम। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? उत्तम निकाय। और विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्रों द्वारा मारा गया? तो ये कौन है? ये है हमारे अजातशत्रु महोदय, ठीक है, अजातशत्रु महोदय। अष्टकुलक क्या थी? परामर्शदात्री संस्था थी। महापात्र क्या था? उच्च कोटि के अधिकारी। बलि साधक क्या था? किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। और शौल्किक शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगती हैं आपको मेरी वीडियोस तो कृपया करें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, ठीक है ना। हेलो मेरे पढ़ाकू दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं ये वाली बुक आपको पूरी कराऊंगी, और इसमें से जो है रुक जाना नहीं पुस्तक, और इसमें जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं अभी मेरी वो चल रही थी, उसके बाद इस पुस्तक का नंबर आएगा। तो आज जो मैं स्टोरी सुना रही हूँ वो है सत्येंद्र सिंह उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो देखिए इनका क्या हेडिंग है इसका कि बचपन में आंखें खोकर भी मजबूरी को बनाया अपनी मजबूती। मतलब जो आपकी मजबूरी है उसी को आप कैसे अपनी ताकत बनाते हैं, उससे रिलेटेड है ये स्टोरी, या उस चीज़ की शिक्षा देती है ये स्टोरी। तो देखिए, मेरा जन्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र में हुआ। जब मैं करीब 1.5 साल का था तो निमोनिया बीमारी में एक गलत इंजेक्शन दिए जाने से मेरी आंखें हमेशा के लिए चली गईं। बचपन में मैं कोशिश करता था कि मैं अपनी उम्र के बच्चों को उनके खेल में हरा सकूं। इस तरह मैं अपनी दृष्टिहीनता के असर को कम करने की कोशिश करता था। मेरे भीतर असीम ऊर्जा हिलोरे मार रही थी और मैं भी बिल्कुल अपने साथियों की ही तरह पढ़ना और लिखना चाहता था। मैं उन्हें वर्णमाला और पहाड़े दोहराते हुए सुनता और उनसे पहले इन चीज़ों को याद कर लेता। देखिए मतलब उनका फोकस एकदम क्लियर था। वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं लेकिन उनका ध्यान इधर उधर है तो इतनी जल्दी उनको कंठस्थ नहीं होगा। और एक बच्चा जो बोल भी नहीं रहा है, पढ़ भी नहीं रहा है, लेकिन वो ध्यान से सुन रहा है, तो आप देखिए सुनने की ताकत,
तो जो मेरे साथ की महिलाएं हैं या जो मेरे पुरुष, जो मेरे भाई लोग हैं जो काम करते हैं, तो काम करते समय भी आप जो है, मैं वीडियोस आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोग मुझे टॉपिक्स कमेंट करें, मैं बनाऊंगी, उनको सुनिए। अगर आप ध्यान से किसी चीज़ को सुनते भी हैं ना, तो भी देखिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, है ना। अब देखिए कि खेलते वक्त भी मेरे ये दोस्त मेरी मदद किया करते थे। कभी आवाज़ करने वाली बॉल के सहारे मैं क्रिकेट खेलता, तो कभी मुझे कबड्डी या दौड़ का रेफरी बना दिया जाता ताकि मैं उनके झगड़े निपटा सकूं। इस सब के दौरान मैंने हमेशा यह महसूस किया कि बच्चों का रवैया बड़ों की अपेक्षा ज़्यादा सहयोगात्मक होता है। मेरे माता पिता मेरी पढ़ाई को लेकर बहुत ही चिंतित रहते थे। मेरी माताजी को कभी पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला और मेरे पापा बस 5वीं कक्षा तक ही पढ़े। उन्हें ऐसा कोई तरीका नहीं मालूम था जिससे एक दृष्टिबाधित बच्चे को पढ़ाया जा सके। दृष्टिबाधित होना देखिए कि कितना मतलब, और अवेयरनेस भी नहीं है। पेरेंट्स खुद ही देखिए, पिता जो है वो 5वीं पास है। दृष्टिबाधित बच्चे को पढ़ाया जा सके। एक दिन मेरे दिल्ली में नौकरी करने वाले एक ताऊ जी डीटीसी की बस में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने एक नेत्रहीन लड़के को हाथ में एक घड़ी पहने देखा, जो घड़ी को छूकर वक्त बता रहा था। मेरे ताऊ जी यह देखकर चौंके और उन्होंने मुझसे उससे पूछताछ की। इस तरह वह नेत्रहीन बच्चों का एक स्कूल ढूंढ पाए और यह मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। इस स्कूल ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। इस स्कूल में तकनीक का प्रयोग कर पढ़ाई को आसान बनाया जाता था। मैंने पहले ब्रेल पढ़ी और फिर कंप्यूटर पर काम किया। मैं रिकॉर्डेड किताबों के ऑडियो खूब सुनता था। मेरे स्कूल में मुझे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता सिखाई और सिखाया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज जब मैं मुड़कर देखता हूँ तो पाता हूँ हमारी ज़िंदगी में छोटी से छोटी घटना बड़ा बदलाव ला सकती है। न मेरे ताऊजी उस दिन उस लड़के को ब्रेल घड़ी पहने देखते और न मुझे कभी मेरा ब्लाइंड स्कूल मिलता। आज मैं एक 27 साल का नेत्रहीन किसान होता जो खुद को अपने साथियों के सामने स्मार्ट दिखाने की कोशिश किया करता था। जब मैं 12वीं में था, मतलब 12th में, तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफंस कॉलेज के बारे में सुन रखा था। मैं उस कॉलेज में प्रवेश लेना चाहता था और आखिरकार मेरा उसी कॉलेज में प्रवेश हो गया। मेरा स्कूल एक हिंदी मीडियम स्कूल था, जबकि मेरा कॉलेज पूरी तरह अंग्रेजी मीडियम। मुझे इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती थी। जितनी देर में मैं अपने शिक्षक के कहे एक वाक्य का मतलब समझ पाता, उतने में तो वे शिक्षक 5 वाक्य और बोल दिया करते। मैंने इंग्लिश बोलने की बहुत कोशिश की। बहुत से दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया। मेरे कुछ दोस्तों ने सलाह दी कि मैं ये कॉलेज ड्रॉप कर किसी हिंदी मीडियम कॉलेज में प्रवेश ले लूं, पर मैं वहीं पढ़ना चाहता था। इस समस्या से निपटने के लिए मैंने एक तरीका निकाला। मैंने एनसीईआरटी की किताबें इंग्लिश में डाउनलोड की। ये किताबें मैंने हिंदी में पढ़ रखी थी। अब मैंने ये किताबें तीसरी कक्षा से लेके 12वीं तक, आप देखिए मतलब बंदे की मेहनत आप देखिए, तीसरी कक्षा से 12वीं तक की इंग्लिश में पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे मैंने इन किताबों को पढ़ते पढ़ते 12वीं के इतिहास की किताब तक पहुंचा, मैंने पाया कि मुझे क्लास के लेक्चर समझ में आने लगे थे। शिक्षक भी अब मेरी प्रशंसा करने लगे थे। तो एक मेरे सब्सक्राइबर हैं भूपी नेगी जी, उनका कल मेरे को एक कमेंट आया था कि मैडम मुझे तो हिंदी की व्याकरण ही समझ में नहीं आती। तो अब ये देखिए, वो तो आपकी मातृभाषा है। आप भी उसमें जितनी ज़्यादा पाठ्य पुस्तकें पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, पत्रिकाएं पढ़ेंगे, आपकी उससे दोस्ती हो जाएगी। इस बच्चे ने तो आप देखिए इनकी कहानी इंग्लिश से दोस्ती की है ना, और कैसे सभी बुक्स को पढ़ के। ठीक है। शिक्षक भी अब मेरी प्रशंसा करने लगे। मैंने जेएनयू से राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एमए किया। मैं हमेशा एक प्रोफेसर बनना चाहता था। मुझे 2015 में एक मौका मिल भी गया। मुझे श्री अरविंद कॉलेज में एड हॉक असिस्टेंट प्रोफेसर चुन लिया गया। तब से अब तक मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाना मेरा पसंदीदा काम है और मैं इसे एंजॉय भी कर रहा हूँ। इस बीच लगा कि ज़िंदगी में कुछ अधूरापन है। मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपने लिए एक ज़्यादा व्यापक पहचान की ज़रूरत है, जिससे मैं चीज़ों में सकारात्मक बदलाव ला सकूं। मैंने बचपन से विकलांगता के बारे में तमाम पूर्वाग्रह, पक्षपात और स्टीरियोटाइप देखे थे, जिन्हें मैं तोड़ना चाहता था। तो मैंने सिविल सेवा की परीक्षा दी। पहले प्रयास के को गंभीरता से न लेने के कारण मैं क्या रहा, असफल रहा। ठीक है। दूसरे प्रयास में काफ़ी बीमार रहने से नुकसान हुआ और इंटरव्यू कॉल पाने से 9 अंकों से चूक गया। तीसरे प्रयास में सब ठीक रहा
और 714वीं रैंक मिली। अब मुझे लगता है कि मुझे बेहतर रैंक मिल सकती है, इसलिए अब पूरी तरह समर्पित होकर दोबारा प्रयास करूँगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि हम सब में कुछ कमियां और सीमाएं होती हैं, बस इन्हें सफलता की राह में बाधा न बनने दें। तो अगर आप लोगों को ये जो स्टोरी है मेरी, और ये है सतेंद्र सिंह जी की, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो कृपया करके मुझे कमेंट्स करें। इसी तरह की स्टोरी या इस तरह की बुक्स मैं और भी लाऊं। और जो मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करा रही हूँ उसमें भी जो भी टॉपिक आप लोगों को टफ़ लगता हो, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको दूंगी। आपके साथ हूँ मैं। थैंक यू।